स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सोचिए लास्ट टाइम जब आप किसी ऐसी जगह गए हो जो आपके यूजुअल एनवायरनमेंट से थोड़ा डिफरेंट हो। मान लीजिए आप किसी स्टेट गए हो या आप किसी और कंट्री में गए हो या आप कभी कभी किसी ऐसी फैमिली में गए हो जिसका माहौल आपकी फैमिली के माहौल से थोड़ा डिफरेंट हो। सबसे पहले आप वहाँ जाकर नोटिस करेंगे कि उनका खाना कैसा है। दूसरा आप नोटिस करेंगे कौन सी भाषा बोलते हैं, किस तरह से लैंग्वेज बोलते हैं, एक्सेंट कैसा है। फिर आप नोटिस करेंगे कि ये कपड़े कैसे पहनते हैं या फिर एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं या फिर डिनर किस टाइम पे करते हैं। और बहुत जल्दी बिना रियलाइज करे आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि यार ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। कभी ये ख्याल और स्ट्रांग हो जाएगा कि यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, और कभी कभी आप एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार हमारा तरीका बेटर है। और एंथ्रोपोलॉजी में इस टेंडेंसी को हम एक कॉन्सेप्ट से एड्रेस करते हैं जिसे हम कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स अपने कल्चर को इतना इजीली नॉर्मल और नेचुरल और कभी कभी सुपीरियर क्यों समझने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एथनोसेंट्रिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सट्रीम प्रेजुडिस, इट एक्चुअली बिगिंस विथ ऑर्डिनरी एवरीडे जजमेंट। मतलब एथनोसेंट्रिज्म हमेशा हेट्रेड से शुरू नहीं होगा, वो बहुत बार एक सिंपल सेंटेंस से शुरुआत होगा कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे आपको स्ट्रेंज लगेगा, फिर आपको लगेगा कि व्हाई डू दे डू इट लाइक दिस, और फिर आपको लगेगा कि यार मेरा कल्चर बेटर है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किस टाइम पे फैमिलीज डिनर करती है। सपोज करिए कि इंडियन फैमिली है जो रात को 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास डिनर करती है। उनके लिए बात बिल्कुल नॉर्मल है। इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसा इंसान आए जो किसी दूसरे समाज से आए जहां लोग जनरली 6:30 या 7 बजे डिनर कर लेते हैं। तो वो जब इस इंडियन फैमिली को देखेगा तो बोलेगा हाउ कैन पीपल ईट सो लेट। और इंडियन फैमिली जो ऑब्जर्व की जा रही है वो शायद देखकर बोलेगी कि 6:30 बजे डिनर, इतना जल्दी। अब दोनों में से कौन सी बात साइंटिफिकली करेक्ट है? तो प्रोबेबली कोई भी चीज करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों अपने फेमिलियर पैटर्न से दूसरे को देख रहे हैं। और यही एथनोसेंट्रिज्म का कोर है। एथनोसेंट्रिज्म मीन्स जजिंग अनदर कल्चर थ्रू द स्टैंडर्ड्स ऑफ वन्स ओन कल्चर। जजिंग अनदर कल्चर थ्रू द स्टैंडर्ड्स ऑफ वन ओन कल्चर, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। मतलब आप अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे दूसरे के कल्चर को जज कर रहे हैं। देखिए ये टर्म एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है विलियम ग्राहम समनर। उन्होंने 1906 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फोकवेज। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लोग जनरली अपने ग्रुप को सेंटर में रखते हैं और दूसरे ग्रुप्स को उसके रिलेशन में इवेल्युएट करते हैं। वर्ड को थोड़ा तोड़कर भी देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एथनो मीन्स वंस ओन कल्चरल ग्रुप एंड सेंट्रिज्म मीन्स प्लेसिंग समथिंग एट द सेंटर। यानी कि आपकी अपने कल्चर को आप सेंटर में रखकर वहां बैठकर आप दुनिया को देखते हैं और दुनिया के बाकी कल्चर्स को आप उस सेंटर से देखकर जज करते हैं। तो नेचुरली ऐसे में क्या होता है, आपको लगता है कि मेरा खाना नॉर्मल है, उन लोगों का खाना अनयूजुअल है। हमारे यहाँ का शादी का सिस्टम नॉर्मल है, उन लोगों का स्ट्रेंज है। आपको अपनी लैंग्वेज नेचुरल लगती है, दूसरों का एक्सेंट सुनते हैं आपको लगता है कि फनी एक्सेंट है। आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस सेक्रेड लगती है और दूसरों की इरैशनल। और एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे एक सिंपल और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड योर कल्चर बी द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमैनिटी। क्यों आपका कल्चर हमेशा डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए, और क्यों दूसरे का कल्चर आपको स्ट्रेंज लगता है। ये बात सुनने में आपको आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि जो एंथ्रोसेंट्रिज्म है वो यूजुअली एथनोसेंट्रिज्म जैसा आपको फील ही नहीं होता है। आपको लगता है कि ये तो कॉमन सेंस है, और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी होता है, राइट। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सपोज करिए कोई इंसान स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हाउस होल्ड में बड़ा हुआ है। बचपन से उसके लिए मीट इम्प्योर है, अनप्लेजेंट है, या फिर उसको अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब वो किसी ऐसी सोसाइटी में जाए जहां मीट ईटिंग बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो जेन्युइनली उसके दिमाग में ख्याल आएगा हाउ कैन पीपल ईट मीट। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए कि एक मीट खाने वाला इंसान है, उसे भी कुछ वेजिटेरियन खाने जो है अजीब लगेंगे। लेकिन एक कदम आगे जाइए कि एक ऐसा इंसान जो चिकन तो खाता है, लेकिन कीड़े मकोड़े का नाम सुनते उसे एकदम घृणा वाली फीलिंग आती है, उसे डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है। लेकिन हो सकता है किसी कम्युनिटी में इंसेक्ट वाला खाना या फिर ये जो कीड़े मकोड़े वाला खाना खाना नॉर्मल हो। जैसे कई जगह पर चींटी की चटनी बनाकर खाई जाती है। वो पूछते हैं कि भाई आपको चिकन एक्सेप्टेबल है, तो फिर आपको ये जो कीड़े मकोड़े वाला खाना खाने में क्या दिक्कत है। तो सवाल ये है, या सवाल ये सिर्फ नहीं है कि व्हाट डू पीपल ईट। डीपर क्वेश्चन ये है व्हाई डू वी ट्रीट आवर ओन फूड रूल्स एज नॉर्मल एंड द अदर पीपल्स फूड रूल्स एज स्ट्रेंज। क्यों हम अपने फूड रूल्स को नॉर्मल मानते हैं और क्यों हम दूसरों के खानों के रूल्स को हम स्ट्रेंज मानते हैं। फूड तो देखो एक सिंपल एग्जांपल है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं शादी का, कि शादियां कैसे होती है। तो
इंडिया के बहुत से पार्ट्स में आप देखेंगे कि कास्ट को बहुत वैल्यू दी जाती है कि कास्ट के अंदर शादी करें, रिलीजन के अंदर शादी करें, और इस बात को बहुत ही प्रेफरेबल माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर कज़न मैरिजेस होती हैं, कज़न्स में अपन शादी होती है, मामा की बेटी शादी होती है, कहीं पर कज़न्स मैरिज को अवॉइड किया जाता है। कुछ सोसाइटी में शादी अरेंज मैरिज होती है, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल लगती है उनको कि यार अरेंज मैरिज करना बहुत ठीक बात है। कहीं पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन पार्टनर सिलेक्शन इतना स्ट्रेंज लग जाता है लोगों को कि वो ठीक नहीं लगता है। अब इमेजिन करो, दोनों ग्रुप एक दूसरे को जज कर रहे हैं। एक बोलेगा हाउ कैन यू मैरी समवन योर फैमिली हैज सिलेक्टेड, तो दूसरा बोलेगा हाउ कैन यू मैरी समवन विदाउट इन्वॉल्विंग योर फैमिली। और फिर से वही चीज हो रही है, दोनों को अपना सिस्टम बहुत ऑब्वियस लग रहा है, मीनिंग व्हाट इज फेमिलियर हैज बीन मिस्टेकन फॉर व्हाट इज यूनिवर्सल। जो आपको फेमिलियर लग रहा है वो आपने मिस्टेक कर लिया है, ये इस बात से आपने इस बात को एज्यूम कर लिया है कि जो हमारी फेमिलियरिटी है वो दुनिया में यूनिवर्सल है, कि भाई हमारे यहाँ पे मैरिज अरेंज मैरिज होती है तो अरेंज मैरिज नॉर्म है, पूरी दुनिया में यही होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म बहुत बार तब स्टार्ट होता है जब हम कंफ्यूज कर देते हैं कि दिस इज हाउ वी डू इट। इस बात को हम कंफ्यूज करते हैं कि दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग शुड डू इट, और हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस रही है। आइए इसे एंथ्रोपोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट से देखते हैं। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जब यूरोपियन स्कॉलर्स और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ह्यूमन सोसाइटीज को पढ़ रहे थे, जो कॉलोनिज्म आया, तो जब यूरोपियंस कॉलोनिज्म के अंदर बाहर निकले वहां से, और जब उन्होंने जाके अफ्रीका में, इंडिया में, एशिया में या अमेरिकाज में जाकर अपनी कॉलोनीज बनाई, तो उन्होंने देखा कि वहां के कल्चर के लोग बहुत डिफरेंट हैं। जब उन्होंने उन कल्चर के लोगों को डिफरेंट देखा तो उन्हें पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि यूरोपियंस जो है वो सबसे सिविलाइज्ड हैं। उन्होंने ये बात अज्यूम कर ली कि यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो कल्चरल डेवलपमेंट की स्केल में सबसे ऊपर आता है। और फिर उन्होंने कहा कि बाकी सारे कल्चर्स को हम अरेंज करें तो कुछ कल्चर्स आते हैं सबसे नीचे, कुछ कल्चर्स आते हैं बीच में, और सबसे टॉप पर आते हैं यूरोपियन, जिन्हें हम सिविलाइज कहते हैं। और उन्होंने पूरे कल्चर्स को एक सिंगल स्केल पर या सिंगल स्केल ऑफ सिविलाइजेशन पर रखकर उन्होंने कंपेयर किया। इसमें इन्होंने यूरोपियन सोसाइटी को प्लेस किया सबसे ऊपर, और दूसरी जो नीचे वाले लेवल पे सोसाइटीज थी उनके लिए नाम यूज किए, जैसे कि प्रिमिटिव। कभी उन्होंने कहा कि सैवेजेस हैं, फिर कहा कि ये बैकवर्ड है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री को ऑनेस्टली समझना तो एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अर्ली एंथ्रोपोलॉजी खुद भी कॉलोनियल कैटेगरी से डीपली इन्फ्लुएंस थी। इसीलिए शुरू की जो एंथ्रोपोलॉजी थी, जिसे हम इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो सब एक्चुअली एथनोसेंट्रिक तरीके से ही अपनी शुरुआत कर रहे थे। सो एंथ्रोपोलॉजी डिड नॉट बिगिन आउटसाइड एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एंथ्रोपोलॉजी के बिगिनिंग में। एंथ्रोपोलॉजी खुद अपनी हिस्ट्री के एथनोसेंट्रिक अजम्पशंस के अगेंस्ट स्लोली उसने डेवलप किया अपने आप को। बाद में जो लेटर थिंकर्स है उन्होंने क्वेश्चन किया इन अजम्पशंस को, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि हमें साइंस बनानी है ह्यूमन कल्चर्स की। लेकिन साइंस बनाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जेक्टिव। अगर आप बायस के साथ समझेंगे किसी को तो आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा, और इसी बात को फ्रांस बोआज ने रेज किया। बोआज ने स्ट्रांगली चैलेंज किया इस आइडिया को कि सारी सोसाइटीज को एक ही यूनिवर्सल लैडर पर अरेंज कर सकते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट था हर कल्चर अपनी पर्टिकुलर हिस्ट्री के थ्रू डेवलप हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो कंपैरिजन है खुद ही फ्लॉड है, कि आप कैसे यूरोपियन सोसाइटी को किसी और सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हैं और फिर उनको आप अरेंज भी कर दे रहे हैं इस स्केल के ऊपर। उन्होंने कहा हर कल्चर डिफरेंट है। क्यों कल्चर डिफरेंट है? क्योंकि उसकी एक यूनिक हिस्ट्री है, वो एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ है। तो 19वीं सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी को ह्यूमैनिटी का फाइनल डेस्टिनेशन मानकर बाकी सबको उसके अकॉर्डिंग मेजर नहीं कर सकते। यही मेन आर्ग्यूमेंट था फ्रांस बोआज का। मतलब डिफरेंसेस डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन डेफिशिएंसी। डिफरेंट होना इंफीरियर होना नहीं है, अनफेमिलियर होना इररेशनल होना नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन आपके सोसाइटी से डिफरेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके इंस्टीट्यूशन का इनकम्प्लीट वर्जन है। और इसी वजह से बोआज एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बने, और इनके स्कूल को हम बोलते हैं, इनके स्कूल ऑफ थॉट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। उन्होंने फोकस को रैंकिंग से हटाकर कॉन्टेक्स्ट पर शिफ्ट कर दिया। और एक मिस्टेक यहां भी अवॉइड करनी चाहिए कि एथनोसेंट्रिज्म जो है वो सिर्फ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज के साथ नहीं है। हम जनरली मान लेते हैं कि हम लोग सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटीज के साथ में, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटीज ने नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को जज करा, उनको प्रिमिटिव बोला, उनको सैवेजेस बोला, उनको बैकवर्ड बोला। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं। एवरी सोसाइटी कैन बी एथनोसेंट्रिक। हर कम्युनिटी अपने कस्टम्स को नॉर्मल और दूसरों के कस्टम्स को स्ट्रेंज समझ सकती है, और उसे भी हम एथनोसेंट्रिज्म ही कहेंगे। जैसे इंडियंस जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी को एथनोसेंट्रिक हो सकते हैं, उनको जज कर सकते हैं कि यार आप लोग का कल्चर बहुत डिफरेंट है। आपने देखा ही होगा कई बार इंडियंस जो है वो कहते हैं कि अमेरिका वालों का कल्चर ठीक नहीं है, वहाँ पर शादी सही तरीके से नहीं होती है। या नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ इंडियंस को जज करते हुए देखा होगा, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को जज करते हैं। जो शहर के लोग हैं वो गाँव वालों को जज करते हैं, गाँव वाले शहर वालों को कहते हैं कि ये लोग तो सोसाइटी में मोरल डिक्लाइन हो रहा है, ये सोशली डिस्कनेक्टेड सोसाइटी है,
या एक कास्ट दूसरी कास्ट के कस्टम्स को इन्फीरियर समझ सकती है, कई कास्ट अपने आप को अपर मानती है, कई को लोअर मान लेते हैं, एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे के रिलीजियस प्रैक्टिस को इरेशनल कर लेता है, या फिर एक ही सिटी के अंदर फैमिली एक दूसरे के खाने, लैंग्वेज, क्लोथिंग, मैरिज, इन सभी रूल्स के बेसिस पे जज कर लेती है। तो मतलब एथनोसेंट्रिज्म इज नॉट सिंपली वेस्ट जजिंग द रेस्ट। मतलब आपको ये बात समझनी होगी कि खाली एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट वाले लोग ही बाकी लोगों को जज कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक ब्रॉडर ह्यूमन टेंडेंसी है। In this, we tend to understand the differences from the comfort of what we already know. The comfort of what we already know, and that becomes what? A basis on the basis of which we actually try to judge any culture which is different from our own culture. Historically तो हमें लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी में वेस्ट वाले लोगों ने जब नॉन वेस्ट को जज करने की कोशिश की, लेकिन आप भी रोजमर्रा के जीवन में इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि आखिर एथनोसेंट्रिज्म आता ही क्यों है? ह्यूमन बीइंग्स इस टेंडेंसी के लिए इतने ज्यादा प्रोन क्यों है? क्यों जनरली हम लोग एथनोसेंट्रिक बन जाते हैं? और एक रीजन एक्चुअली इसका बहुत ही सिंपल है कि कल्चर हमें एक्चुअली क्या करता है? कल्चर हमें दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। इट एक्चुअली गिव्स अस अ वे थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड आवरसेल्व्स। देखिए, अगर आपको बचपन से सिखाया जाए कि एक पर्टिकुलर ग्रीटिंग रेस्पेक्टफुल है, तो जब कोई इंसान आपको ग्रीट नहीं करेगा तो आपको डिसरेस्पेक्टफुल लग सकता है। जरूर नहीं है कि आप कॉन्शियसली उस इंसान को हेट करते हो। जैसे मान लीजिए कि रोज एक इंसान आकर आपको रोज हाथ जोड़ रहा है, लेकिन एक दिन उसने हाथ नहीं जोड़े, चाहे वो इंसान आपको नॉर्मली बहुत अच्छा लगता था, तो आज आपको शायद वो खराब लगने लगे। बस आपकी कल्चरल ट्रेनिंग ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि रेस्पेक्ट आपको दिखना कैसे चाहिए। एक एग्जाम्पल सपोज करिए, एक सोसाइटी में डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट जो है उसे कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का साइन माना जाता है, और वहीं दूसरी कल्चरल सेटिंग्स में जो बड़े लोगों के साथ में लंबे समय तक आई कॉन्टैक्ट को मना कर रखना डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। अब दोनों कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग एक रूम में मिलते हैं और पहला सोचता है कि व्हाई इज दिस पर्सन अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, कि ये मेरे से आंखें क्यों चुरा रहा है, मे बी ये कुछ बात छुपा रहा है। दूसरा कि व्हाई इज दिस पर्सन स्टेयरिंग एट मी, ये मेरे साथ क्यों घूर रहा है मुझे, ये एक रूड बिहेवियर है। यानी कि बिहेवियर तो सेम ही था, आंखों से आंखें मिलाकर देखना, लेकिन क्योंकि दो लोग अलग अलग कल्चर से थे तो इसका कल्चरल इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट था, और दोनों को जेन्युइनली ये लगता है कि उनका इंटरप्रिटेशन तो ऑब्वियस है, कि मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल नॉर्मल है, और इसी को हम कहते हैं एवरीडे एथनोसेंट्रिज्म। Now, it turns cultural expectations into what? Apparently universal truths. एक और रीजन है कि हमारे पास में ग्रुप आइडेंटिटी होती है, और ग्रुप आइडेंटिटी में इमोशन अटैच हो जाता है। ह्यूमन बीइंग सिर्फ कल्चर में जीते नहीं हैं, हम उस कल्चर के साथ में इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। जैसे कि लैंग्वेज, फूड या क्लोथिंग, रिचुअल्स, स्टोरीज, फेस्टिवल्स, इन सभी चीज़ों से हम बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं, और ये चीज़ें न्यूट्रल नहीं रह जाती हैं, ये हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। इसलिए कभी कभी किसी कल्चरल प्रैक्टिसेस की क्रिटिसिज्म हम एक्चुअली पर्सनल क्रिटिसिज्म जैसे लगते हैं। कोई हमारी कल्चरल प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करे तो हमें लगता है कि हमें क्रिटिसाइज कर दिया गया है। जैसे फूड डिबेट जो है बहुत इमोशनल हो जाती है, लैंग्वेज को लेकर कई बार कॉम्पिटिशन हो जाता है। जैसे साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेकर बहुत इमोशनल है जनता। ड्रेस, मैरिज और रिलीजन के डिबेट्स जो है बहुत जल्दी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्हेन कल्चर बिकम्स आइडेंटिटी, डिफरेंसेस कैन इजीली फील लाइक थ्रेट, और यहीं से माइल्ड एथनोसेंट्रिज्म कभी कभी सीरियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। माइल्ड लेवल पर किसी एक्सेंट का मजाक बनाना आपको लगता है नॉर्मल चीज है, लेकिन थोड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पर स्टीरियोटाइप्स जाएं तो आप ये कहेंगे कि दे आर ऑल लाइक दिस, ये सभी एक जैसे हैं, ये कम्युनिटी बैकवर्ड है, ये लोग ही गंदे हैं। आपको लगेगा कि ये सोसाइटी ऐसी है जिसके अंदर वैल्यू नहीं है। और एक्सट्रीम लेवल पर एथनोसेंट्रिज्म जो है वो एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन और डोमिनेंस और कई बार वायलेंस को भी जस्टिफाई कर देती है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सीरियसली लेती है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर एथनोसेंट्रिज्म प्रॉब्लमैटिक है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी किसी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को जज ही ना करें? सवाल यहाँ पर आता है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि कैसे ये शुरुआत हो। जैसे मान लीजिए शुरुआत होती है बेस लेवल एवरीडे जजमेंट, फिर स्टीरियोटाइपिंग, और फिर ये पहुंच जाता है एक एक्सट्रीम लेवल पर। तो अब हम ऐसे में करें क्या हम किसी को जज ही ना करें? तो इसका एक सिंपल तरीका समझिए कि एंथ्रोपोलॉजी ये नहीं कहती है कि एवरीथिंग एनी कल्चर डज इज ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल। दैट वुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग। पॉइंट मोरल रीजनिंग को एलिमिनेट करने का नहीं है, पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग और ऑटोमेटिक जजमेंट के बीच में डिफरेंस समझ जाना। किसी प्रैक्टिस को जज करने से पहले एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि एक बार आप रुकिए, थोड़ा पॉज कीजिए, ऑटोमेटिक जजमेंट को अवॉइड कीजिए, और आप पॉज करके उस कॉन्टेक्स्ट को इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कॉन्टेक्स्ट समझिए कि वो प्रैक्टिस क्या रोल प्ले करती है, किसको इसका बेनिफिट मिलता है और कौन इससे सफर करता है, लोग उस प्रैक्टिस को क्या मीनिंग देते हैं, और क्या सोसाइटी के अंदर सब लोग उस प्रैक्टिस से एग्री करते हैं। क्योंकि आपको ये बात भी समझनी होगी कि कल्चर्स आर नॉट होमोजेनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बोलते हैं इंडियन कल्चर या अमेरिकन कल्चर या ट्राइबल कल्चर,
तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं जैसे कि लाखों करोड़ों लोग सेम ही तरीके से सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें भी डिफरेंसेस हैं. Culture actually contains disagreement, it contains inequality and it has what a lot of internal debate also. हमें ये बात समझनी होगी कि कल्चर में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं. आदमी और औरत के कस्टम्स को डिफरेंटली, वो आदमी और औरत जो हैं वो एक ही कल्चर में होने के बावजूद एक ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. ओल्ड और यंगर जनरेशन एक दूसरे से डिसएग्री करने लगते हैं. एलीट और मार्जिनलाइज ग्रुप्स सेम प्रैक्टिस को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. इसलिए कल्चर को कॉन्टेक्स्ट में समझना का मतलब ये नहीं है कि अज्यूम करें कि कल्चर के अंदर सब लोग इक्वली सपोर्ट कर रहे होंगे इस आइडिया को. गुड एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली और डीपर जाती है एंड इट आस्क्स यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस. हुज पॉइंट ऑफ व्यू आर वी हियरिंग? किसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं? हु हैज द पावर? हु डज नॉट हैव द पावर? व्हाट डिफाइंस व्हाट इज ट्रेडिशन एंड हु गेट्स टू चैलेंज इट? और यही एंथ्रोपोलॉजी का एक सिंपल कल्चरल सेलिब्रेशन से अलग बन जाता है. एंथ्रोपोलॉजी ये नहीं बोलती कि एवरी कल्चर इज ब्यूटीफुल. इट सेज एवरी कल्चर मस्ट फर्स्ट बी अंडरस्टूड बिफोर इट कैन बी सीरियसली एनालाइज. और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कि एक फेमिलियर इंडियन एग्जाम्पल आप लेकर इसको देख लेते हैं. सपोज कोई बोले अरेंज मैरिज इज बैकवर्ड. अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि इंडिविजुअल रोमांटिक चॉइस ही यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, तो ये एथनोसेंट्रिक जजमेंट हो सकता है. आपको लगता है ना कि यार ऐसा करना बहुत ज़बरदस्त है कि अरेंज मैरिज बैकवर्ड है, यार इंडिविजुअल चॉइस ही बहुत ही रोमांटिसाइजिंग आइडिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये आइडिया शायद बहुत ही ज़्यादा दे लिव इन परफेक्टली हार्मनी, ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैव नो स्ट्रेस और प्योर, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है. या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट अरेंज मैरिज को ऑटोमेटिकली डिफेंड ही नहीं करेगा. वो पूछेगा कि सोसाइटी में मैरिज आखिर काम कैसे करती है, फैमिली का यहाँ पर क्या रोल है, मैरिज का कास्ट, प्रॉपर्टी, जेंडर और किनशिप से क्या रिलेशन है, इंडिविजुअल के पास में एक्चुअल चॉइसेस कितनी है, सिस्टम टाइम के साथ में कैसे चेंज हुआ, यंग लोग खुद को कैसे समझते हैं, और डिस्कशन ऐसे में और डीप हो जाता है. सिमिलरली सपोज करो कोई बोले कि वेस्टर्न सोसाइटीज हैव नो फैमिली वैल्यूज, कि उनके अंदर तो कोई फैमिली वैल्यू नहीं है, तो ये भी एक एथनोसेंट्रिक जजमेंट है. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? क्या न्यूक्लियर फैमिली ही ओनली फैमिली का फॉर्म है? सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड क्या होता है? ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है? सेम सेक्स हाउस होल्ड क्या होता है? चोजन फैमिलीज क्या होती है? वेलफेयर पॉलिसी किनशिप को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? एल्डरली कैसे ऑर्गेनाइज होती है? तो अगेन इंस्टेड ऑफ क्विकली डिक्लेयरिंग वन सोसाइटी मोरल एंड अनदर सोसाइटी इमोरल, एंथ्रोपोलॉजी इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करता है. ये बात हमें समझनी जरूरी होगी. एंड एंथ्रोपोलॉजी रिप्लेसेस क्विक जजमेंट विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और शायद एंथ्रोपोलॉजी की सबसे यूजफुल हैबिट्स में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है कि जब आप कुछ अनफेमिलियर देखते हो तो आपके पास ब्रॉडली दो रिएक्शंस हो सकते हैं. पहला, दिस इज वियर्ड. दूसरा, कि ये इंटरेस्टिंग है. व्हाट डज दिस मेक सेंस हियर? व्हाई डज दिस मेक सेंस हियर? सेकंड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस से एग्री कर जाए सीधा. सिर्फ इतना है कि कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले आप उसे समझ लें और समझने की कोशिश करना चाहते हैं. एंड दैट इज वेरी एंथ्रोपोलॉजिकल हैबिट ऑफ माइंड. लेकिन एथनोसेंट्रिज्म का एक और सटल वर्जन है. हम यूजुअली सोचते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म सिर्फ नेगेटिव जजमेंट होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. कभी कभी हम क्या करते हैं कि कल्चर को रोमांटिसाइज करते हैं, और उस रोमांटिसाइज करने को भी डिस्टॉर्शन माना जाता है. जैसे आप कभी कभी ट्राइब्स को देखते हैं, हम लोग ट्राइबल पीपल आर लिविंग इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर, या ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है. विलेज कम्युनिटीज आर ऑलवेज यूनाइटेड देन सिटीज. जैसे आप शहर में रहते हैं तो आप गांव को रोमांटिसाइज करते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को लगता है कि शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये स्टेटमेंट्स आपको पॉजिटिव लगते हैं. लेकिन ये भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को स्टीरियोटाइप में रिड्यूस कर देते हैं. इसको कभी कभी रोमांटिक प्रिमिटिविज्म भी कहा जाता है. पहले वर्जन में हम बोलते हैं कि दे आर इन्फीरियर, और रोमांटिक वर्जन में हम बोलते हैं कि दे आर प्योर. जैसे कि इंसान को गांव से शहर आने की जरूरत ही क्या पड़ी? अगर उसे गांव में इतना ही अच्छा लग रहा था तो शहर आने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि अरे यार गांव का जीवन कितना अच्छा है, साफ सुथरी हवा है, वहां बहुत अच्छा है. लेकिन दोनों केसेस में रियल ह्यूमन बींग्स डिसअपियर हो जाते हैं. एंथ्रोपोलॉजी दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है कि नीदर डिमोनाइज नॉर रोमांटिसाइज. ना तो हम किसी कल्चर को डिमोनाइज करें और ना ही हम किसी को रोमांटिसाइज करें. हम लोग एक्चुअली रियल वर्ल्ड में रहने चाहिए. यही एक इंपॉर्टेंट बात है एंथ्रोपोलॉजी की. So the goal is not to make the other cultures look strange or beautiful. The goal is to understand them as real human worlds. और जब हम दूसरे लोगों में एथनोसेंट्रिज्म आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, तब एक डिफिकल्ट कहानी और शुरू हो जाती है. अपने अंदर एथनोसेंट्रिज्म कैसे आइडेंटिफाई करें? बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट्स. सबके पास मोमेंट्स होते हैं जब हम सोचते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट वे, और हो सकता है कभी कभी वो एक्चुअली करेक्ट भी हो. लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक चेक लगा देती है इस पे कि इज इट करेक्ट बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस,
या सिर्फ इसलिए करेक्ट है क्योंकि आपको फील हो रहा है और ये फेमिलियर है आपके लिए। तो ये छोटा सा पॉज हमारा वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई फूड हैबिट, मैरिटल प्रैक्टिस, एक्सेंट, रिचुअल ड्रेस या कोई फैमिली अरेंजमेंट लगे कि यार ये स्ट्रेंज है, तो आप एक क्वेश्चन पूछिएगा कि हाउ कैन दे डू दैट। पूछने से पहले आप पूछेगा कि व्हाट वुड आई हैव टू बिलीव, लर्न एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस टू फील नॉर्मल टू मी। कि मुझे क्या चीज सीखनी पड़ेगी जिसकी वजह से कि मुझे ये चीज थोड़ी नॉर्मल लगने लग जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि जैसे ही अगर आप ये सवाल खुद से पूछेंगे तो आप फिर उस कल्चर को डायरेक्टली जज करने से बचेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, राइट। क्योंकि इस मोमेंट पे आप ये पूछते हैं कि आप जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग की तरफ से मूव कर आप इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली एथनोसेंट्रिज्म को अगर एक लाइन में समझना हो तो हम कहेंगे एथनोसेंट्रिज्म इज द टेंडेंसी टू मिस्टेक आवर कल्चरल एक्सपीरियंस फॉर ह्यूमन नेचर। हम लोकल को यूनिवर्सल बना देते हैं, फेमिलियर को नॉर्मल बना देते हैं, डिफरेंट को स्ट्रेंज बोल देते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी इसी हैबिट को चैलेंज करती है। ये कहकर नहीं कि कल्चर प्रैक्टिस करेक्ट है, बल्कि ये रिमाइंड करके कि योर कल्चर इज वन ह्यूमन पॉसिबिलिटी अमंग्स द मेनी, राइट। सो दिस वाज अबाउट एथनोसेंट्रिज्म। हमने देखा कि क्या है क्या नहीं है, कि व्हाई डू वी थिंक दैट आवर वे ऑफ लाइफ इज नॉर्मल। लेकिन अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन बचता है कि अगर एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि दूसरे कल्चर को अपने स्टैंडर्ड से जज करना है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है ऐसे में। अगर आप एथनोसेंट्रिज्म से अगर दूसरे कल्चर को ही जज करते रहेंगे तो ऐसे में क्या कोई और ऑप्शन हमारे पास में है? क्या हमें हर कल्चर को, प्रैक्टिस को उसके अपने टर्म्स में समझना चाहिए? और अगर हाँ, तो कहाँ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? व्हाट हैपेंस व्हेन कल्चर एंड मोरालिटी कोलाइड? और यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म, कि जब क्या सही है क्या नहीं है, कल्चरल रिलेटिविज्म। और इसी चीज को हम अगले वीडियो में देखेंगे। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। बैच स्टार्टिंग ऑन 31 अगस्त। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज माय कोड MSc Live and you can connect with me on Telegram channel Anthrologically and Instagram handle Anthological. So how do you like this series? Please keep commenting. If you really understood the concept of ethnocentrism, please comment in the comment box of this video and let me know which all topics are there on which you want more videos. Thank you so much. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।